अस्सलाम वालेकुम मैम। टमाटर ही एक कापड़ दे विच फल जाए
क्लास में क्या ही थी एक के अंदर बस टीचर जब टमाटर भी लेते तो काट के लाए तो काटे दे दे लाइए खलाना तो पर वो मेरी क्लास में हो गई है पहले क्लास में हो गई है हां मैं बताते हैं ना पहले तक से Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम Yes, अस्सलाम मैम। so this is section B, right? मैम Yes सेक्शन Section B, isn't it? No मैम सेक्शन E। नो मैम सेक्शन E। सेक्शन ये मैम सेक्शन ये है। अच्छा अच्छा हाँ section E की क्लास है। Okay जी, Yes. so last हमें भूल गई हैं। नहीं बच्चे बस मैं sections को हमेशा आगे पीछे कर देती हूँ। अच्छा तो आज हमने what lecture number do we have to study? 20 मैम लेक्चर नंबर 20। Lecture number 20. Yes मैम लेक्चर नंबर 20। Okay बच्चों next week inshallah we'll have a quiz, मतलब scenario based exam होगा, 20% उसकी weightage होगी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। Yeah. So please guys start studying, okay? I मैम will be emailing you. Syllabus जो होगा वो 20 lectures तक होगा, ठीक है? ओके मैम। आज के lecture। किस दिन होगा? अच्छा I will send you a detailed email क्या होगा किससे होगा, ठीक है? ओके मैम। मैम आपने हमारा वो सीपी के लिए भी एक लेना था, वो का क्या? नहीं वो आपका किसी और ने नहीं लिया? नो मैम नो कुछ भी मैम नहीं हमारी तो कोई क्लास ही नहीं हुई। आपने ही बस जो लिया किसी ने भी कोई लिंक नहीं आया, किसी की कोई क्लास ही नहीं हुई। सीपी का क्या लेना था? मैम आपने कहा था ना कि मैं 19 लेक्चर्स का आप लोगों को दूंगी। अच्छा सॉरी, ओके
वो तो मैम अब वो होगा? बच्चे वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, पहले हम ये 20% कवरेज करते हैं इसकी, फिर बाद ओके में मैम, देखते हैं कि उसका क्या करना है हमने। ओके ओके मैम। या मैम वैसे क्लास टाइमिंग पे होगा ना, या मतलब शाम को होगा? बच्चे आई विल टेल यू बाद में, डोंट वरी, हो जाएगा वो ओके जो मैम, भी होना। ओके मैम। ओके जी, सो वी विल जस्ट गिव मी 2 minutes, then let's start with lecture number 20. Just give me 5 minutes, I'll be back. Okay. Um, मैं उसी कदे की ना मैं एक पत्थर से आमन की कोशिश कर रहा बस मैं आपसे कर अभी ऐसी होते जाना है
ऊपर वाली तो ज्यादा हो गई ये पेंटिंग है ये स्कूल आना है आगे Okay, everyone, welcome back. मैम मैम जी बच्चे. मैम एक्चुअली ना आपसे एक बात कहनी थी. मैम आपने कहा ना कि 20 लेक्चर क्विज में सिनेरियो के लिए. मैम मतलब होल क्लास का ये है कि 20 लेक्चर्स बहुत ज्यादा हैं. काइंडली अगर 1-2 लेक्चर्स कम कर दे. बच्चे जिसने देना है दे, जिसने नहीं देना टाटा बाय बाय. ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अपने Yes, जब ये आपको 12 दिन की लीव पे जब मैं गई थी तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि yes, yes, मैम. ठीक है कि मुझे इस तरह की कोई बातें नहीं सुननी. तो वी वोंट नहीं बी नहीं मैम को डिस्कसिंग ना एक्चुअली एनीथिंग अबाउट दिस. प्लीज बी क्वाइट. नहीं बच्चे, जिसने देना है दे, जिसने नहीं देना मत दे. ओके ओके मैम. ओके. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि ये अभी ना हम वी विल बी स्टार्टिंग विद एरिथमियाज. ठीक है, एरिथमियाज की पहले है थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी. अब कोई भी पहला बच्चा आई विल अपॉइंट फ्रॉम योर साइड और आपने 1-2 स्लाइड्स रीड करनी है. ठीक है, तो बच्चे फातिमा आप ये जो पहली स्लाइड है ना एरिथमिया की, प्लीज रीड इट यस अलाउड. ठीक है. ओके मैम. हम्म. Arrhythmia A. Arrhythmia IA. Definition: Arrhythmia is a deviation of heart from normal rhythm. Rhythm heart rate 60 to 100 should origin from SAN. Cardiac impulse should propagate through normal conduction pathway with normal velocity. अब मतलब बताओ इसका. मैम अरिथमिया जो है वो रिदम से निकला है और ये नॉर्मल हार्ट रेट की रिदम से निकला है और इसका जो हार्ट रेट है जो 60 to 100 डिग्री है और नो इसका बच्चे. जो ओरिजिन है वो सैन है और इसकी कार्डियक इंपल्स जो होती है वो एक नॉर्मल कंडक्शन पाथवे में जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है उसको प्रोपगेट करती है. रिदम क्या होता है? रिदम मैम एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है जो एक रेंज में जाती है.
जो हमारा हार्ट रेट है ना वो 60 to 100 के बीच में होता है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल रिदम। यस अब मैम। अगर इससे हार्ट रेट 60 से कम होगा या 100 से ज्यादा होगा, इसको कहते हैं एरिदमिया, रिदमिया, मतलब नॉर्मल रिदम से हट के एक एरिदमिया हो रहा है, ठीक है। जो SA नोड है, साइनो एट्रियल नोड, SAN, ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये राइट एट्रियम में होता है और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है जो दोनों एट्रियस को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। फिर ये AV नोड दिया हुआ है डायग्राम में, फिर SA नोड से वो AV नोड में जाती है, फिर नीचे बंडल ऑफ हिज वगैरह में, ठीक है। यस मैम। दिस इज नॉर्मल कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये स्लाइड नंबर 2 पढ़ो। Abnormal rhythm can be of two extreme forms. Bradycardia, cardiac beats below 60 beats per minute. Tachycardia, cardiac beat above 100 beats per minute. तो अक्सा बच्चे, अक्सा खातून, आप बताओ व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया? मैम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं कि जो हार्ट बीट कम हो जाए बिलो नॉर्मल, बिलो हार्ट हाउ बीट मच? मैम 60 से कम हार्ट बीट हो जाए पर मिनट, 60 पर मिनट अगर कम हो जाए ना तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर 100 से ज्यादा हार्ट बीट हो जाए तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, नॉर्मल से ओके, ज्यादा होता है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट अबाउट क्लासिफिकेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी कंडक्शन पाथवे बताया हुआ है कि साइनो एट्रियल नोड से इम्पल्स आएगी ठीक है, एट्रिया पे, एट्रिया से AV नोड के थ्रू वेंट्रिकल्स में जाती है, ठीक है। अब एक सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो सकता है। अगर टेकीकार्डिया आपका एट्रिया के अंदर है उसको हम कहते हैं SVT। अगर वही एरिथमिया वेंट्रिकल्स में होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया, ठीक है। Okay, ma'am. मैम ओके ओके जी, अब ये अक्सर बच्चे आप पढ़ो ये स्लाइड। ओके मैम। ऑटोमेटिक पेसमेकर कंडक्टिंग फाइबर, कैल्शियम ड्राइविंग टिश्यूज इंक्लूड्स SA nodes, AV nodes, bundle of the His, Purkinje cell, Purkinje fibers capable of generating their own impulse. Normally, SA nodes act as a pacemaker of the heart. Non-automatic myocardial contractile fibers, sodium driven tissue, cannot generate own impulse, include atria and ventricles. हाँ, तो इस स्लाइड में वो बता रहे हैं कि हम जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट जो है उसके अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं। एक वो होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं और एक वो होते हैं जो नॉन ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब उनमें खुद ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और खुद ही ट्रांसमिट होती है। और जो नॉन ऑटोमेटिक होते हैं दे आर, जिसके अंदर खुद से इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकती। सो नॉन ऑटोमेटिक में वी हैव एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ऑटोमेटिक में हमारे पास इधर SA नोड पड़ा हुआ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन पे AV नोड पड़ा हुआ है, इधर पे बंडल ऑफ हिज है, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, एक फुट आ रही हूँ। अच्छा जी, तो ये एक SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज और Purkinje फाइबर्स, ये कौन से हैं? दीज आर ऑटोमेटिक, दे आर पेसमेकर कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ओके जी, सो हु इज नेक्स्ट नाउ? एमन खालिद। एमन खालिद, जिसने आज रिस्पॉन्ड नहीं ना किया उसकी अटेंडेंस Yes, नहीं ma'am. होगी। हाँ, एमन खालिद बच्चे, आप ये नेक्स्ट स्लाइड पढ़ो, ये वाली, and you have Ma'am, to explain as well. automyocity capacity of a cell to undergo spontaneous diastolic depolarization, exactability, ability of a cell to respond to external stimuli by a depolarization threshold, potential level of intracellular activity at which abrupt and complete depolarization occur. अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताए कि ऑटोमेटिसिटी क्या होती है? ये सारी फिजियोलॉजी की टर्म्स हैं। मैम जो Ma'am, यहाँ then ऑटोमेटिसिटी है कि ऑटोमेटिकली वो हो जाए, डीपोलराइजेशन हो जाए, मतलब जो डिस्टोलिक डीपोलराइजेशन हो जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाए इसकी ऑटोमेटिकली।
हाँ ऑटोमेटिक, ठीक है। और एक्साइटेबिलिटी? कि इसके मैम जो रिस्पॉन्ड होता है, मैम जो उसको रिस्पॉन्ड होता है सेल का, और उसकी जो एबिलिटी होती है कि वो जितना रिस्पॉन्स दे स्टिमुलस को, तो वो एक्साइटेबिलिटी में आएगा। वेरी गुड। अब लेट्स सपोज दो तरह के सेल्स होते हैं, दोनों को डीपोलराइजेशन हो रही है, बट कुछ ज्यादा हो जाते हैं कुछ कम हो जाते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड? मैम वो लेवल होता है कि जिसपे जो अपने कंप्लीट डीपोलराइजेशन अकर करती है, इंट्रासेल्युलर नेगेटिविटी जब होती है ना, जब उसके लेवल एक लेवल को कहते हैं थ्रेशोल्ड, जहाँ पे वो कंप्लीट डीपोलराइजेशन होती है। कंप्लीट डीपोलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है। यस मैम। गुड। ओके जी, किस किस को ये एक्शन पोटेंशियल याद है? जी बच्चे? मैम याद है ये वाला। यस मैम, बस इसको पढ़ना है एक क्या दफा है ये? क्या है? दिस इज कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। इसके 4 फेजेस होते हैं, 0 1 2 3 4। अच्छा जी, कोई बच्चा मुझे 0 पढ़ के बताए, 0 क्या लिखा हुआ है? रैपिड मैम सोडियम इनफ्लक्स थ्रू ओपन फास्ट इन सोडियम चैनल। हम्म कि मैम जो तो इसको सोडियम होता है उसका इनफ्लक्स होता है सोडियम का इनसाइड, जो पोटाशियम होता है वो दूसरा आउटसाइड नाम आ क्या जाता होता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? वेरी गुड। है। किसने बोला डीपोलराइजेशन? ओके वर्दा लियाकत, वेरी गुड, ठीक है। 1 आप वर्दा ये बताओ 1 क्या होता है, 1 में क्या है? मैम 1 पे बेसिकली हमारे पास एक ट्रांजिट स्टेट आ जाता है जिसमें पोटेशियम चैनल हमारे खुल जाते हैं और पोटेशियम इफ्लक्स हो जाता है, मतलब जो पोटेशियम हमारा सेल के अंदर होता है वो बाहर मूव करना शुरू कर देता है। वेरी गुड, वेरी और गुड, यहाँ पे मेम्ब्रेन ठीक है। हमारे पास जो होती है वो 0 हो जाती है। नहीं बच्चे, ये जो 0 है वो डीपोलराइजेशन होती है। 1 जो है, 1 का नाम होता है अर्ली रिपोलराइजेशन, ओके मैम। ठीक है। 1 इज अर्ली रिपोलराइजेशन। अब ये एक सेल है ना, सेल के बाहर सोडियम होता है, सेल के अंदर पोटेशियम होता है। अब जब सोडियम चैनल्स खुलते हैं, जब सोडियम का इनफ्लक्स होगा तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, सेल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर जब पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं, जब पोटेशियम का इफ्लक्स होता है तो दिस गोज टुवर्ड्स रीपोलराइजेशन। बट यहाँ पे कि जैसे आप देख रहे हो रीपोलराइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हो रही, सिर्फ बहुत कम लाइक हो रही है रीपोलराइजेशन। अच्छा, उसके बाद आप देखो 2 में क्या है? 2 में है इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम थ्रू एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। अब ये जो सस्टेन्ड आपकी कॉन्ट्रैक्शन है ना, एक तो है ये जो 0 है, दिस इज डीपोलराइजेशन, ठीक है। आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। जो 2 है ना, अब जितनी कॉन्ट्रैक्शन है, हमने प्लीज बच्चे ये जिसका माइक खुला है बंद कर दो। जो 2 है, 2 के अंदर होता है इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। फिर कैल्शियम अंदर जाता है और कैल्शियम का काम ये होता है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन कराना। मतलब एक मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, लेकिन मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देर तक रहे वो होती है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, और वो काम होता है कैल्शियम का। चलें जी, 3 क्या होता है? 3 के अंदर अब रिपोलराइजेशन शुरू हो गई है, क्योंकि अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। एंड 4 होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सबसे ज्यादा काम सोडियम पोटेशियम एटीपी है, और ये चीजें यू गाइस हैव टू रिवाइज ऑन योर ओन बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी। अच्छा जी, तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अरिथमिया? अरिथमिया में सबसे पहले हमारे पास आता है पैल्पिटेशंस, दिल बहुत हार्ट बीट बहुत तेज होना, डिजीनेस, चेस्ट पेन, डिस्निया, डिस्निया का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फेंटिंग हो सकती है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, स्वेलिंग, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। ओके, मैकेनिज्म ऑफ अरिथमियाज में वी हैव ब्रेडिकार्डिया। ओके, ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है जी? ऐसे मैम नोड स्लो होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है।
there are decreased sympathetic signals or there are increased parasympathetic. ये हमने देख लिया है कि सिंपैथेटिक सिस्टम ने हार्ट रेट बढ़ाना होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने हार्ट रेट कम करना होता है. तो अगर हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिड्यूस्ड, डिक्रीज्ड एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम फायरिंग इज इंक्रीज्ड. और द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एसए नोड डैमेज. ठीक है, द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में अगर आप देखो इंटरेट, ये सारा आपको कंडक्शन सिस्टम मैंने बताया. ओके, टेकिकार्डिया इज अगर आपकी पेस मेकर जो एसए नोड की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, एसए नोड की एक्टिविटी होती है जी 60 to 100 पर मिनट बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर वो 60 to 100 हार्ट बीट्स कराता है. अगर लेस देन 60 हो मतलब साइनोएट्रियल नोड की एक्टिविटी डिक्रीज हुई हुई है तो वी कॉल इट ब्रेडिकार्डिया. अगर वो ग्रेटर देन 100 हो तो टेकिकार्डिया. टैकीकार्डिया. ठीक है, तो टेकिकार्डिया में इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक सिग्नल्स या डिक्रीज्ड पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स. ठीक है, एसए नोड डिसफंक्शन जैसे कि सिक्स साइनस सिंड्रोम भी एक एग्जांपल है. ओके, फिर एक और तरह के होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन. अच्छा, नॉर्मली एट्रिया जो हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में जाता है. लेकिन अब अगर एट्रिया फिब्रिलेट कर रहा है मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे आपकी कभी कभार आईज की ट्विचिंग होती है, इसी तरह एट्रिया बस ट्विचिंग हो रही है, सस्टेन्ड कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन. ठीक है, सो लॉस ऑफ नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एट्रिया फिब्रिलेट and they no longer contract in mechanically useful way. A degree of stasis to blood flow and predisposing to clot या थ्रोम्बस फॉर्मेशन. अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का? अब आप खुद देखो, एट्रिया के अंदर ब्लड है, अगर एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑल द ब्लड विल गो इनटू द वेंट्रिकल. बच्चे प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. ठीक है, तो अगर एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो ब्लड वो काफी देर एट्रिया में रहेगा एंड दिस लीड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन. ऑब्वियसली वो क्लॉट जब हार्ट से निकल के किसी भी ऑर्गन में जाएगा, इस्कीमिया हो सकता है, अगर ब्रेन में चला गया तो वो हो सकता है स्ट्रोक हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस कुड लीड टू सडन कार्डियक डेथ. अच्छा, एक और चीज होती है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. अब वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या होता है? अब ये अगर आप डायग्राम ऑन योर लेफ्ट देखो जिसपे लिखा हुआ है नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे, तो ये आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे. एसए नोड से वो गया, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किया. अब जो इम्पल्स है ना वो एट्रिया से वेंट्रिकल में कब जाएगी? सिर्फ एवी नोड के थ्रू जाती है, सिर्फ एवी नोड. ये एवी नोड पड़ा हुआ है, एसए नोड से एवी नोड फिर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट. बट लेट्स सपोज कोई एक्सेसरी पाथवे पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज वेंट्रिकल की वॉल्स में इधर या इधर कोई एक और छोटा सा नोड पड़ा हुआ है जिसके थ्रू इम्पल्स जा सकती है. अब आप खुद सोचो, एक इम्पल्स एवी नोड के थ्रू भी जा रही है, एक्सेसरी पाथवे के थ्रू भी जा रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिले होगा दोनों की. तो जो वेंट्रिकल्स हैं वो तो कॉन्ट्रैक्शन में ही रहेंगे ना, कभी एवी नोड से इम्पल्स आ रही है, कभी एक्सेसरी पाथवे से इम्पल्स आ रही है, तो वो जो एक नॉर्मल डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन वाला फिनोमेना है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल, ये है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और इस सिंड्रोम को कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. ठीक है, ओके. एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री-एंट्रेंट टैकीकार्डिया, दिस इज मैम द इस स्टेज मोस्ट में ये भी कह कॉमन. सकते हैं कि हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वेंट्रिकल्स की. हाइपर कॉन्ट्रैक्शन कोई टर्म नहीं है बच्चे, बस यही है कि जो वेंट्रिकल्स है ना बस वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, उनको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता. ओके, मोस्ट कॉमन रेगुलर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री-एंट्रेंट टैकीकार्डिया. अब नाम से पता चल रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री-एंट्रेंट, मतलब नोड जो एवी नोड है उसके थ्रू री एंट्री हो रही है. ठीक है, अब आपने पिछला जो डायग्राम देखा इसके अंदर जो री एंट्री हो रही थी, मतलब ये एसए नोड से एवी नोड से फिर वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से फिर ये जो एक्सेसरी पाथवे, ये पूरा ऐसे था. ठीक है, ऐसे ये लूप बनता है.
लेकिन जो एवी नोडल री एंट्रेंट टेकिकार्डिया वो सिर्फ एवी नोड के अंदर आएगी, इम्पल्स और एवी नोड से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मली तो ऐसे होना चाहिए ना बच्चे कि इम्पल्स आपकी एवी नोड पे आई, एवी नोड से वेंट्रिकल में गई और यही खत्म हो जाती है। फिर एक दूसरी इम्पल्स आती है, फिर एट्रिया वेंट्रिकल, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है। बट री एंट्रेंट का मतलब है वो एवी नोड में आई, एवी नोड से वेंट्रिकल में आई, फिर वापस गई एवी नोड के थ्रू एंड टुवर्ड्स द एसन। तो दिस इज री एंट्रेंट। कोई भी चीज जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो एरिथमिया कॉज करती है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे कॉमन एग्जांपल ये जो री एंट्रेंट टेकिकार्डियाज हैं वो है पोटेशियम ब्लॉकर्स। अगर कोई पोटेशियम ब्लॉकर्स कोई भी हार्ट पेशेंट ले रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि वो एरिथमिया में जा सकता है। देन वी हैव फार्माकोथेरेपी। ठीक है, अच्छा अब फार्माकोथेरेपी क्या होती है? फार्माकोथेरेपी में सबसे पहले फार्माकोथेरेपी का मतलब कि हम एरिथमियाज में कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं। ये आ गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के लिए, और वो ये है कि ये देखें आप, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। बच्चे प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, आई डू नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस। मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी अब। इसने एक बच्ची को बताया एमन खाली ओके। सो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या आएगा? एंटी एरिथमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में देयर आर 4 क्लासेस। मतलब अगर किसी को एरिथमिया है तो हम उसको 4 डिफरेंट मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है क्लास 1, उसमें हम कहते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, और ये है सारे सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में फर्दर क्लास 1A 1B 1C है, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरिडीन भी होता है, ये क्लास 1A में आता है। क्लास 1B में आता है लीडोकेन, क्लास 1C में आता है फ्लेकेनाइड। ठीक है जी, अच्छा क्लास 2 जो हमारे पास हैं वो हैं बीटा ब्लॉकर्स। हम बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं जैसे कि प्रोप्रानोलॉल या एस्मोलॉल। क्लास 3 में आते हैं हमारे पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स विच विल प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन। उसके अंदर वी हैव अमायोडोरोन, सोटालॉल, डोफेटिलाइड, आइब्यूटिलाइड। क्लास 4 में हमारे पास आते हैं फाइनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि वेरापामिल एंड डिल्टियाजिम। ठीक है, तो आप सबको याद करनी है ये चीजें। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, 2 में बीटा ब्लॉकर्स हैं, 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। मैम ठीक है, ये टेकिकार्डिया के लिए है जो अभी हमने पढ़ी है। ये बच्चे हाँ ये टेकिकार्डिया के लिए हैं या फिर एरिथमिया भी कह सकते हो। एरिथमिया ज्यादातर टेकिकार्डिया के लिए होता ओके मैम। है। अच्छा जी, अब इस डायग्राम के ऊपर अब अगर आप देखो कि लेट्स गो टू फेज 0 ऑफ द कार्डियक साइकिल। फेज 0 ऑफ कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा था? सोडियम डीपोलराइजेशन हो रही थी, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा था। तो हम इसके अंदर क्या दे सकते हैं? अगर तो यहाँ डिपोलराइजेशन में मसला आ रहा है तो हम यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। अब एक ये सेल है, इसका सोडियम चैनल ओपन है, सोडियम जा रहा है। अगर बहुत एक्सेसिव सोडियम चला जाता है, बहुत डिपोलराइजेशन हो जाती है, एरिथमिया हो रहा है, तो हम सोडियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। ठीक है, तो फेज 0 ऑफ द कार्डियक साइकिल में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो फेज 2 है इसके अंदर हम क्या देंगे? फेज 2 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम इनफ्लक्स हो रहा था। ठीक है जी, तो जो क्लास 4 ड्रग्स हैं दे इनहिबिट कैल्शियम, बेसिकली वो कैल्शियम के इनफ्लक्स को इनहिबिट करते हैं एंड दिस विल लेंथन द फेज। ठीक है, दे आल्सो डिप्रेस फेज 4 एंड दे लेंथन फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, जिस फेज को आपने ब्लॉक किया वो फेज वो उसकी जो टाइमिंग है वो ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, जो क्लास 3 है, क्लास 3 ये जो फेज 3 है, फेज 3 में क्या हो रहा था? पोटेशियम ई फ्लक्स हो रहा था, बाहर आ रहा था पोटेशियम।
तो अगर हम यहाँ पे पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं तो फेज 3 हमारा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो फेज 4 है, फेज 4 के अंदर हम क्लास 2 जो ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर्स, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हर फेज में आप कौन कौन से ब्लॉकर्स यूज कर सकते हो, प्लीज डू रिमेम्बर दैट। ठीक है, तो दिस इज अनदर डायग्राम शोइंग यू कि फेज 0 में हम सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे, फेज 1 एंड 2 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करेंगे, फेज 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करेंगे, फेज 4 में हम बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये सारे ब्लॉकर्स हैं हमारे पास, इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है। ठीक है, और ये उन सब की आगे एग्जांपल्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें बताने वाली ये है कि ये देखो बच्चों, यहाँ लेट मी जस्ट जूम इट। अच्छा जी, ये देखो, हमने जो आपके ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स थे, हमने उसको 1A, 1B और 1C में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जो 1A वाले हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोलॉन्ग करते हैं आपके एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, जो फेज 1A वाले हैं ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को, सोडियम इनफ्लक्स, तीनों का काम यही है कि इन्होंने सोडियम इफ्लक्स को वो कराना है। ठीक है, सोडियम इनफ्लक्स जो है उसको ब्लॉक करना है। तो जो क्लास 1A वाले हैं वो मॉडरेट ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, 1B वाले माइल्ड ब्लॉकर्स होते हैं एंड 1C वाले मार्क्ड ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद देखो, अब जो आपका एक्शन पोटेंशियल है जो प्रोलॉन्ग होता है वो क्लास 1A में होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक्शन पोटेंशियल्स की प्रोलॉन्गेशन होती है कि देयर इज मॉडरेट डिक्रीज इन फेज 0 ऑफ डीपोलराइजेशन, माइल्ड डिक्रीज इन फेज 0 ऑफ डीपोलराइजेशन एंड मार्क्ड डिक्रीज इन फेज 0 ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतना प्रोलॉन्ग होगा आपका एक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा जो एक्शन पोटेंशियल आपका प्रोलॉन्ग होता है वो होता है 1C में। ठीक है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज। अच्छा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल यूज, वो ड्रग्स दैट वी कैन यूज इन सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया। अगर आपकी मतलब अबव वेंट्रिकल्स, अगर एट्रिया में कोई मसला है तो हम उसके अंदर एडेनोसिन यूज कर सकते हैं, हम उसके अंदर विरापामिल यूज कर सकते हैं, या हम उसके अंदर डिल्टियाजिम यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक्चुअली होता ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, मतलब उसके एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमने उसको देनी होती है एडेनोसिन। ठीक है, अगर एडेनोसिन, लेट्स सपोज उस पेशेंट को एस्थमा है, ठीक है, एडेनोसिन हम कभी भी एस्थमा में नहीं देते, तो हम फिर उसको जो सेकंड लाइन ड्रग है वो विरापामिल देते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं बच्चों, याद रखने वाली होती हैं, सो यू गाइस शुड रिमेम्बर कि एक पेशेंट है अगर उसको सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया है तो हम उसको एडेनोसिन देंगे। अगर लेट्स सपोज पेशेंट को एस्मा भी है तो हम एडेनोसिन बिल्कुल नहीं देंगे, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते एस्मा के पेशेंट्स को, हम उसको विरापामिल दे देंगे। अच्छा, ड्रग्स यूज्ड फॉर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में वी हैव लिग्नोकेन, मिक्सेटिलिन, मिक्सेल्टिन, ब्रिटाइलियम। ओके जी। अच्छा, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में इससे भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है ड्रग्स जो हैं वो हैं ये अमायोडेरोन, फ्लेकेनाइड, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, प्रोकैनामाइड वगैरह। तो दो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं अमायोडेरोन, फ्लेकेनाइड एंड वी हैव ये बीटा ब्लॉकर। ठीक है, ये सारी जो ड्रग्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सुप्रावेंट्रिकुलर एज वेल एज वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है, तो मैम अगर आपने मैं अमाइरोन के अलावा कौन सा लिखा था? फ्लेकेनाइड, फ्लेकेनाइड। वो पीछे आपको मिल जाएगा in those diagrams. Now, if I give you a question, which is the first line agent when treating the supraventricular tachycardia? तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? First line agent in treating supraventricular tachycardia. adenosine. Very good, adenosine. Now, if I give you a question, कि first line agent in supraventricular tachycardia, but the patient has asthma. विरापामिल। वेरापामिल Very देंगे good, मैं तो इसको। विरापामिल देंगे। ठीक है, नाउ इफ आई टेल यू कि एक पेशेंट को
लेट्स सपोज वो जो हमने पीछे वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम पढ़ा था, तो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में हम कौन सी क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक्स देंगे? वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है, सोटालॉल देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है अगर किसी पेशेंट को वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, तो वो ट्रीटमेंट है एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ द एक्सेसरी पाथवे। जैसे कि ये एट्रिया वेंट्रिकल में यहाँ एक्सेसरी पाथवे पड़ा हुआ था, तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, उससे हम ये पाथवे खत्म कर सकते हैं। ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का। ओके, अच्छा, जो एट्रियल फिब्रिलेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया आपके बिल्कुल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए एट्रिया में ब्लड वैसे का वैसे रह जाता है। अब अगर किसी भी जगह पे बहुत ज्यादा देर ब्लड रहेगा तो वहां क्लॉट्स बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में हम दो तरह की चीजें कर सकते हैं, या फिर हम उनको बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उनको अमायोडेरोन दे सकते हैं इन पेशेंट्स को, ठीक है। either we will give them beta blockers or we will give them amiodarone, ठीक है। और इन दोनों चीजों के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी अगर पेशेंट को क्लॉट्स हो रहे हैं? क्लॉट्स, वो कौन सी मेडिकेशंस होती हैं जो क्लॉट्स नहीं बनने देती? मैम एस्पिरिन। एस्पिरिन तो वो होती है जिनके अंदर बहुत कम रिस्क हो, ये बहुत हाई रिस्क पेशेंट है, एस्पिरिन इसमें कोई हेल्प नहीं करेगी। इसके अंदर हेपेरिन, इसके अंदर वॉरफेरिन काम करेगा, जो इनको कहते हैं एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन के अगेंस्ट, ब्लड को थिन करने वाली चीजें। अब एस्पिरिन ठीक है वो हम देते हैं, लेकिन वो उन कंडीशंस में देते हैं जिसके अंदर क्लॉट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं बनने के। इसके अंदर क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कोगुलेंट्स देने होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉरफेरिन या हेपेरिन। और उसका भी प्रॉपर एक मेथड होता है, हमने एक स्कोर निकालना होता है पेशेंट की, हमने एज देखनी होती है, हमने पेशेंट का अगर उसको कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पेशेंट को कोई स्ट्रोक हुआ हुआ है, इस तरह की चीजें देख के हमने एक स्कोर निकालना होता है। अगर वो स्कोर ग्रेटर देन 1 है या 2 है, तो फिर पेशेंट को हम एंटी कोगुलेशन पे स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आप मेडिसिन में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी के लिए यू गाइस शुड नो कि कौन कौन से एरिथमियाज होते हैं, ठीक है, उनको आपने कैसे टैकल करना है, ठीक है, इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ओके, नाउ इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन आस्क मी। मैम जो ये 20 के 20 लेक्चर्स है, इनमें जो जितनी भी मेडिसिन के नेम है वो सारे के सारे एग्जाम्पल में याद करने के एक दो स्कीम याद कर सकते हैं, क्योंकि मैम वो मिल जाते हैं। बच्चे एक्चुअली बुक का मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। आप, हेलो बच्चों, कैन यू गाइस हियर मी? यस मैम अब ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। यस मैम, अब सही बच्चे आ रही है। अगर आप बुक खोलोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने कम एग्जांपल्स डाली हुई हैं इसके अंदर। यस मैम। हाँ, तो आई वुड, आपने जो जो लेक्चर में एग्जांपल्स डली हुई है ना, तो वो जी प्लीज बच्चे वो आपने पढ़नी है, वो आपको याद होनी चाहिए। ओके ओके मैम। ओके हाँ मैम। मैम हाँ जो जी। आपने मेल पे जो लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 सेंड किए मैम, वो तो दोनों सेम है, लेकिन आपने दोनों के ऊपर जो नंबरिंग है वो डिफरेंट लगाई हुई है, पर तो बच्चे लेक्चर ये वो मैं सेम आपको, आई थिंक आप लोग ना लेक्चर्स लेते नहीं हो, आप जो बच्चे इस तरह के सवाल करते हो मुझे, है। ये मैं 1000 बार लेक्चर में बता चुकी हूँ, ये दोनों लेक्चर्स मैंने कंबाइंड आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है एक्चुअली। ओके मैम। मैम हाँ, मे भी लेक्चर ना लिया। ओके मैम। तो बच्चों प्लीज ये जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसके अंदर वी विल बी स्टडीइंग, ये जितने भी हमने एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं ये हम सब पढ़ेंगे, इनके साइड इफेक्ट्स और इन सब के यूजेस, ठीक है, फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यू गाइस शुड नो व्हाट एरिथमियाज इज। ये बेसिक आज जो लेक्चर था एरिथमियाज के ऊपर, इसमें बेसिकली यही बताना था कि अंडरलाइंग फिजियोलॉजी क्या होती है, एरिथमिया होता क्या है, ठीक है। प्लीज गो ओपन योर बुक्स एंड आपने ये पढ़ना है। अच्छा, जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना हमारा, अब लेक्चर नंबर 21 में आप सबको सेंड कर रही हूँ, ठीक है,
अब प्लीज सब लोग सुन लो, मैंने आप सबके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगाने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी बच्चा उस दिन एब्सेंट हुआ, इंशाल्लाह अब योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन ट्यूसडे, ठीक है। कोई बच्चा एब्सेंट हुआ उसको 0 मार्क्स मिलेंगे क्लास पार्टिसिपेशन में, एंड आई मीन इट, ठीक है। मुझे कोई ईमेल्स, अगर आपकी कोई ईमेल्स आई, कोई मसला हुआ, आई विल फॉरवर्ड इट टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ, मैं अब आप सबको लेक्चर नंबर 21 की पावर पॉइंट भेज रही हूँ। आपने अपनी बुक्स ओपन करनी है, बुक से भी पढ़ना है और वो जो पावर पॉइंट है उससे भी पढ़ना है। मैं हर बच्चे से एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, सिर्फ एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, एंड सबके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगेंगे, ठीक है। जो बच्चा ऑब्वियसली आंसर नहीं करेगा उसके मार्क्स कम होंगे, जो बिल्कुल ही एब्सेंट होगा उसको 0 मिलेंगे, ठीक है। मैं सबको एक ईमेल भी भेज देती हूँ अभी, और ये सब कुछ मेंशन भी कर देती हूँ। So next Tuesday, inshallah, we will be, I'll be marking your class participation marks like this. ठीक है? Lecture number 21. Lecture Okay, ma'am. 21 is about ये जितनी आपकी 4 antiarrhythmics मैंने भी बताई हैं, sodium blockers, we have beta blockers, calcium and potassium channel blockers. ठीक है? इन सब को आपने लेक्चर में से भी पढ़ना है, बुक भी खोल के पढ़नी है। मैं लेक्चर से हट के भी ऑब्वियसली बुक से भी क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे तो मैं सारा लेक्चर में से नहीं पूछ सकती। तो अभी 69 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, जो बाकी 50 बच्चे नहीं हैं इस वक्त, तो प्लीज आप लोग का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है, डू पोस्ट इन दैट ग्रुप, एंड आई विल बी ईमेलिंग एज वेल ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है जी। Okay, okay, ma'am. तो आई एम गोइंग टू सेंड यू लेक्चर नंबर 20 and 21 राइट नाउ, ठीक है, एंड मैम 21 रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दें आज के लेक्चर की। हाँ, वो भी आपको भी थोड़ी देर में सेंड करूंगी, अभी मैं लेक्चर सेंड कर दूँ, ठीक है जी। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, ओके जी, हाँ जी। मैम मेरा नेट ऑन नहीं हो रहा था, तो स्टार्ट में आपने 20 लेक्चर्स का क्या कौन सी असेसमेंट बताई है, काइंडली मुझे बता देंगी। लेक्चर नंबर 21 की आपकी नेक्स्ट क्लास में आपने वो पढ़ना नो है नो बुक। मैम, ये मैंने सुन लिया, जो स्टार्ट में आपने बताया कि जो सारे 20 लेक्चर्स आप हमें तैयार करने के लिए देके गई थी, उसकी हाँ, कौन सी असेसमेंट फर्स्ट बताइए 20 सिनेरियो लेक्चर बेस्ड। से आप फर्स्ट 20 लेक्चर से आपका सिनेरियो बेस्ड बनेगा, ठीक है, और वो आपका नेक्स्ट वीक में आई होप आई विल कीप इट ऑन संडे मे बी और सैटरडे, क्योंकि क्लैशेस बहुत आ रहे हैं ना बच्चों के दूसरे से। तो आई विल सी, डे इज नॉट फाइनल, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो आपका हो जाएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। मैम मैम हम्म। मैम काइंडली आप मैम कहते हैं परसेंटेज क्या होगी? 20 लेक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंस वाइज सेंड कर देंगे मेल पे मैम, क्योंकि जो लेक्चर्स है ना कुछ मिल नहीं रहे वहां पे पोर्टल पे। ओ बच्चे, क्यों नहीं मिल रहे आपको? आप सबको, मैम चलो ठीक है, मैं मैंने एक बार दोबारा आप ओपन सबको email कर दूंगी। मैम 2 लेक्चर्स तो ओपन ही नहीं हो रहे थे वहां पे, पता नहीं शायद मेरे पोर्टल पे इशू है, पता नहीं क्या, वो ओपन नहीं हो रहे मैम मेरे से। ओके, आई विल सेंड फातिमा, यू दोस लेक्चर्स अगेन। मेल पे मैम का नेम डालोगी ना, सारे लेक्चर आ जाएंगे। यार क्योंकि कुछ बीच में ना वो कहते हैं ऊपर नीचे है तो वो नंबरिंग नहीं उनकी सही है, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं, मेल पे नेम लिखो, मैम के सारे आ जाएंगे। मैम इसकी परसेंटेज क्या होगी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की? 10%। नहीं, सिनेरियो बेस की 20% होगी, क्लास पार्टिसिपेशन की 10%। ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? नो मैम। मैम बस ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दें और सीक्वेंस वाइज लेक्चर सेंड कर दें प्लीज तो काइंडली। इस लेक्चर आप सब लोग जो जिसने सुना है, जो नहीं है अवेलेबल इस वक्त एब्सेंट है, प्लीज सबको आप अपना ये ट्रांसफर कर दो, ये जो भी मैंने बोला है अभी लेक्चर 21 के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा क्लास पार्टिसिपेशन। ओके मैम मैम। 20 लेक्चर पूरे के पूरे याद करेंगे हम? नहीं बच्चे, कोई मसला नहीं, छोड़ दो, जो नहीं याद करोगे वो फिर 0 मिलेगा। नो मैम, मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे के, यानी कि आप कह रही थी ना एग्जाम्पल्स याद करनी है आपने, एग्जाम्पल्स मतलब? यानी पूरे के पूरे लेक्चर प्रिपेयर करेंगे हम? ऑब्वियसली, अभी तो मैंने ओके लेक्चर्स मैम। बनाए इतने छोटे छोटे हैं, 20-30 स्लाइड्स के ही हैं, मैक्सिमम 25। वैसे मैम मैम 20 कंसेप्चुअल है बहुत ज्यादा हो लेकिन। जाते हैं। बच्चे आप लोग प्लीज डोंट गिव मी दीज एक्सक्यूजेस। जो दे देगा सही से वो पास हो जाएगा, जो नहीं देगा ऑब्वियसली यू गाइस नो कि फिर क्या होता है। मैम कोशिश तो करेंगे लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा है, बाकी अभी असेसमेंट है और एट द एंड सब कुछ थैंक दे यू दिए। सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।